फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इंजीनियरिंग हब के हमारे इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मैग्नेटिज्म का जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इंजीनियरिंग हब में चाणक्य बैच को लॉन्च किया है, जिसमें ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम MCQs प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो प्लीज़ जुड़िए हमारे बैच से और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए। चलिए, हमने कल तक जो मैग्नेटिज्म पढ़ा था उसके अंतर्गत मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड जितनी डेफिनेशंस थी, जितने रूल्स थे, सब कुछ आपको समझा दिया था। चलिए, अब आज हमें कुछ नए टॉपिक्स पढ़ना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो हमें पढ़ना है हिस्टेरेसिस। अब जैसे कि आप सबको पता है फ्रेंड कि हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो होता है डायमैग्नेटिक। ले लेते हैं, हम उल्टा लिखते हैं, डायमैग्नेटिक। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये जैसा कि हमने पढ़ा था, डायमैग्नेटिक जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, वीक होती है। यही पढ़ा था हमने, ठीक है ना। बट ये क्या करता है, ये हमेशा अप्लाइड फोर्स जो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रिपल करता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फिर सेकंड हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ा था और ये भी स्लाइटली जो है वो मेटल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। सो ये इसकी फील्ड्स भी क्या होती है, वीक होती है, बट जो अप्लाइड फील्ड के सेम डायरेक्शन में होता है। थर्ड वाला जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है फ्रेंड्स। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और सेम डायरेक्शन में होता है। विथ अप्लाइड फील्ड। इसका मतलब कि जो हम हिस्टेरेसिस निकालते हैं फ्रेंड्स, वो एक्चुअली में क्या है, वो स्टडी है। क्या है, स्टडी है। हम अब इन दोनों में तो स्टडी करने लायक है ही नहीं क्योंकि ये इसकी स्ट्रॉन्ग वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो ये जो हिस्टेरेसिस है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के नेचर को स्टडी करता है। स्टडी द नेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान रखिएगा, हिस्टेरेसिस का यूज़ क्यों किया जाता है, टू स्टडी द नेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम हिस्टेरेसिस कर्व देखते हैं, फिर हिस्टेरेसिस लॉस देखेंगे। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हम हिस्टेरेसिस कर्व, मैं यही बता देती हूँ। अगर मैं हिस्टेरेसिस ग्राफ देखती हूँ फ्रेंड्स, तो हम हमारे ग्राफ को कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ये किस किस के बीच में होती है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे H और I के बीच में बनती है, जहाँ पे H जो होता है
वो मेरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है। मैंने आपको बताया भी था, मैंने सारी डेफिनेशंस आपको लास्ट क्लास में करा दी हैं कि किस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, किसका क्या फॉर्मूला होता है। और आई जो है फ्रेंड्स वो इंटेंसिटी होती थी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब इस चीज़ को आप एक चीज़ से और समझें फ्रेंड्स। देखिए, अगर मान लीजिए जैसे कि कल हमने सोलेनॉइड पढ़ा था, ये हमारा सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड में जब मैं क्या करती हूँ, मैं ये सोलेनॉइड है, और जब हम इसमें अप्लाई जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। तो यहाँ से हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से फील्ड दे रहे हैं, ये यहाँ से फील्ड बन रही है, ये हमारी करंट आई है। तो ये जो है, ये जैसे जब हम सोलेनॉइड में, आपको पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बनना चालू हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है अगर करंट मेरा इस डायरेक्शन में है। तो ये जो हमारी मैग्नेटाइजेशन फील्ड है, ये क्या हुई, हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड हुई फ्रेंड, ये H। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक आयरन बार रख रहे हैं। हम क्या करेंगे, दूसरे पेन से बना दूं मैं, हम एक आयरन बार रखते हैं। ठीक है, क्या रख दिया मैंने, आयरन बार। अब ये आयरन बार क्या होगा फ्रेंड्स, ये आयरन बार जो है वो मैग्नेटाइज होना चालू होगा। ये आयरन बार क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होना चालू होगा। ये कब तक मैग्नेटाइज होगा, ये तब तक मैग्नेटाइज होगा जब तक, ये कब तक मैग्नेटाइज होगा, ये तब तक मैग्नेटाइज होगा जब तक इसमें ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ये हम अप्लाई कर रहे हैं तब तक। जैसे ही हम इसकी मैग्नेटाइजेशन फील्ड जो है हटा लेते हैं तो ये क्या करेगा, ये डीमैग्नेटाइज होना चालू करेगा। अब ये डीमैग्नेटाइज होगा, सो ये जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण जो लॉसेस होते हैं वो हमारे हिस्टेरेसिस लॉस कहलाते हैं। लेकिन अभी हमें वहाँ तक नहीं पहुँचना है, अभी हम पहले इस मैग्नेटाइजेशन कर्व को समझेंगे। सो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ये है, ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन फील्ड है और ये हम इसकी इंटेंसिटी क्या है इसके रिस्पेक्ट में हम इसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरा ग्राफ बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा मेरा H के रिस्पेक्ट में, और ये हो गया मेरा I के रिस्पेक्ट में। अब चलिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आयरन बार जो है वो O पे है। ठीक है, मतलब अभी हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्टार्ट नहीं हुई है, 0 पे है। अब जैसे ही मैं इसे मैग्नेटाइज करना चालू करूँगी फ्रेंड्स तो क्या होगा, ये जो है ये I, या हम इसे M जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजेशन के बीच में ग्राफ होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेटाइज देना चालू करेंगे। तो ये जो है ये इस तरह से कुछ क्या करेगी, बढ़ेगा, ये बढ़ा। ठीक है, ये इस तरीके से बढ़ा। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब आप इसमें एक टाइम ऐसा आता है कि जितना भी आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे लो, अगर ये अपनी सैचुरेशन के पॉइंट पे आ गई है, अगर ये अपने सैचुरेशन के पॉइंट पे आ गई है फ्रेंड्स, तो फिर इसके बाद इसे मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता।
इसे मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, यानी इसका ग्राफ यहाँ तक रहेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, अब इस क्योंकि अब इसकी जो मैग्नेटाइज वो अपने जो मैग्नेटाइजेशन है ये तो क्या हो रहा है, ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई, तो मैं क्या करूँगी, इसे ज़ीरो पे लाने की कोशिश करूँगी और मैं अप्लाइड फील्ड को क्या करूँगी, मैं रिवर्स कर देती हूँ। ठीक है, अप्लाइड फील्ड को हम क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में कर देते हैं। जब हम अप्लाइड फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि जो फील्ड लाइंस होंगी वो भी अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगी और मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव डायरेक्शन पे आएगा। लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये देखिए ये है, मैं आपको दूसरे पेन से समझा दूँ। जब हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने इसको मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट की, जब हमने मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट की, तो ये कहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया। ठीक है, ये कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। लेकिन जैसे ही वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गया, यानी कि ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गया है, अब सैचुरेशन पॉइंट के बाद तो ये वापस नहीं आएगा, नहीं, और इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये जो है, ये जो आई है, इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होना चालू करेगा, और जब वो कम होना चालू करेगा, जब वो कम होना चालू करेगा, हाँ, अब वो कम होना चालू करेगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, ये वो कम होना चालू करेगा। ठीक है, अब ये कम होना चालू करेगा और इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ फ्रेंड्स, बी पॉइंट। मैं कौन सा नाम दे देती हूँ, मैं बी पॉइंट, यानी कि ओ बी। लेकिन अभी ये क्या है, ये एक्चुअली में ज़ीरो तो हुई नहीं इसका मैग्नेटाइजेशन। इसका मैग्नेटाइजेशन क्या ज़ीरो पे आ गया, नहीं, इसका मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो पे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें क्या होगा, इसमें रिटेंटिविटी रहेगी। सो ओ बी जो है फ्रेंड्स, वो किसको दर्शाता है, रिटेंटिविटी, यानी कि इसमें अप्लाइड फील्ड हटाने के बाद भी कुछ मैग्नेटाइजेशन जो है वो बच जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसी एक्सटर्नल फील्ड को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे तो नहीं, जैसे ये फील्ड लाइंस जो इतनी थी हमारी उनको हम घटाएंगे, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा कि वो कहाँ तक जाएगा, ज़ीरो तक जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा, ज़ीरो तक जाएगा। और फिर वो नेगेटिव में क्या होगा, जब वो नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव में आके वो क्या हो जाएगा, उसका एक और सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, यानी ये अगेन इसका सैचुरेशन पॉइंट मिल गया नेगेटिव में, अगेन सैचुरेशन पॉइंट मिल गया। ठीक है, और इसे मैं नाम दे देती हूँ डी। अब हम क्या करेंगे, हम इस जैसे ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, अब यानी कि ये OC भी क्या दिखा रहा है, ये OC दिखा रहा है कोअर्सिटिविटी, और कोअर्सिविटी क्या होती है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर से समझा रही हूँ। ये OC जो है वो कोअर्सिविटी दिखाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर जब हम इसमें मैग्नेटाइज करेंगे, इसको मैग्नेटाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, तो ये अगेन अपनी सैचुरेशन पॉइंट तक आ जाएगा। सो इसका मतलब कि जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है फ्रेंड्स, जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है वो एक्चुअली में द कर्व, क्योंकि ये टाइम के साथ थोड़ा बहुत लैग करता है, तो द कर्व शोइंग द लैगिंग, शोइंग
द लैगिंग, किसकी लैगिंग बता रहा है? ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ऑफ मैग्नेटाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? मैग्नेटाइजेशन मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? आई ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड is called hysteresis curve. हिस्टेरेसिस कर्व, और इनके कारण जो लॉसेस होते हैं, यानी कि जो हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं द लॉसेस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन and demagnetization is called hysteresis loss. हिस्टेरेसिस लॉस। ओके ओके, चलिए अब अगर मैं हिस्टेरेसिस लॉस का फ्रेंड्स फॉर्मूला देखना चाहूँगी, तो जो मेरा हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला बनता है वो होता है वन सेकेंड, जो मेरे हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला बनता है हम इसे WH हिस्टेरेसिस लॉस, जो कि वॉट में हम इसे क्या करते हैं, लेते हैं, इज इक्वल्स टू हो जाएगा इफ़िशेंसी 1 BM मैग्नेटाइजिंग 1.6 F इंटू V। फ्रेंड्स इसका पूरा डेरिवेशन है, बट वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो हम इसे पढ़ रहे हैं। जहाँ पे WH जो है ये है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस इन वॉट्स, N जो है ये है हमारा हिस्टेरेसिस कांस्टेंट, हिस्टेरेसिस कांस्टेंट, उसके बाद BM जो है वो है हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F is frequency, and V is volume. ओके, सो यहाँ पे आपका हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कोअर्सिटिविटी क्या होती है। फ्रेंड्स कोअर्सिटिविटी का मतलब होता है, कोअर्सिटिविटी का मतलब होता है वो वैल्यू, द coercitivity is that value of magnetizing field की वो वैल्यू जब when magnetization
magnetization of a material becomes zero आफ्टर मैग्नेटाइजेशन। आफ्टर मैग्नेटाइजेशन के बाद जब जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। और इस ग्राफ में मैं आपको बताऊं तो मैंने कहा था कि जो OC है वो जो OC है वो हमारा कोअर्सिटिविटी को दिखाएगा, यानी कि इस वैल्यू में आफ्टर रिटेंटिविटी, इस वैल्यू में जो है हमारा इस वैल्यू में हमारा OC में जो है वो हमारा जो करंट जो मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अब हम एक और डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इतना पढ़ने के बाद आई थिंक आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है, इज द प्रोसेस in which process of creating EMF, हम क्या क्रिएट करते हैं, EMF क्रिएट करते हैं एंड अक्रॉस किसके अक्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड by changing a magnetic field को चेंज करके हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में EMF को जनरेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो हमारे जो साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, उन्होंने दो लॉ दिए थे। एक लॉ दिया था फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेराडेज फर्स्ट लॉ, और दूसरा दिया था द सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता था व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज विथ अ सर्किट, जब भी मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक सर्किट है उसमें चेंज होगा, तब उसमें क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। और यही हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हमने पढ़ा कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो EMF को इलेक्ट्रिक सर्किट में इंड्यूस कराते हैं। तो ये फेराडेज का फर्स्ट लॉ है, सॉरी। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। और जो मैग्नीट्यूड होगा यानी कि जो हमारा E होगा, हमारा सेकेंड लॉ बोलता है फ्रेंड्स कि जो हमारा E होगा वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। बट हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो बोलता है कि करंट जिससे पैदा होती है उसे ही अपोज करता है, ये हमारा लेंस लॉ बोलता है। तो जब हम इसमें आते हैं तो ये हम इसमें लगा देते हैं माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे इसका और डेरिवेशन करते हैं कि किसी भी चीज़ में इंड्यूस्ड EMF होती कैसी है। सो अगर हम किसी भी कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण
जो हमारी ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होती है, जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस होती है, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, ओके। सो इंड्यूस ईएमएफ क्या कहती है? इंड्यूस ईएमएफ और कुछ नहीं, जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हमारा ईएमएफ जो है वो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा, ठीक है, इंड्यूस होगा। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है फ्रेंड्स, ये दो टाइप के होते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज़ रहे यानी स्टैटिकली इंड्यूस्ड हो जाए, या फिर डायनामिकली यानी कुछ चेंजेस करके डायनामिकली तो चलिए एक एक करके दोनों देखते हैं। सबसे पहले डायनामिकली से नाम से समझ में आता है कि डायनामिकली यानी कि कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड से मोशन करेगा कि उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो लिंक करेगा, और उसमें जो लिंक करने से यानी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें जो हमारा फ्लक्स है वो लिंक करके वो क्या बनाता है, ईएमएफ इंड्यूस कराता है, उस टाइम पे हम कहते हैं कि वो हमारी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, E इज इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा। इन सब के डेरिवेशन है, बट अभी हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें पढ़नी है। E जो है यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा इन वोल्ट्स। B जो है हमें पता ही है कि क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी यूनिट हमने निकाली थी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर हो जाएगा, और v जो है वो हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि ये मूविंग है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में, और साइन थीटा जो है वो हमारा एंगल होगा, किस किस का एंगल होगा, जो हमारी कंडक्टर की डायरेक्शन होगी और जो हमारा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिकली। स्टैटिकली जो है वो हमारा सेकेंड लॉ को फॉलो करता है, यानी कि E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे फ्रेंड्स फाई जो है वो हो जाएगा मेरा फाई टू माइनस फाई वन, बस इसको ध्यान में रखिएगा। एन तो ई तो आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एन जो है वो नंबर ऑफ कॉइल्स, क्योंकि इसमें कोई गति नहीं होती तो ये जो कॉइल्स है उसके कारण इंड्यूस्ड होता है। फाई जो है फाई टू माइनस फाई वन, जितना भी
चेंज होगा इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स का आपको पता ही है कि वेबर होती है यूनिट, ठीक है। और टी जो है वो टाइम हो जाएगा इन सेकेंड्स। सो आई होप आपको फेराडेज के दोनों लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैंने अभी आपको बताया था दो टाइप के स्टैटिकली होते हैं फ्रेंड्स, दो टाइप के स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं। पहला लॉ होता है जो हमारा स्टैटिकली में दो होते हैं मतलब कि अगर मेरा हो सकता है या तो मेरा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, या हो सकता है कि मेरा डायनेमिकली इंड्यूस्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है कि अगर कोई, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर हो गया। अब इस कंडक्टर के कारण इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी अल्टरनेटिंग करंट के कारण, एक अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो करेगा इन द कंडक्टर, और जो करंट है वो पीरियडिकली जो है चेंज होगा डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो भी अपनी रिवर्स करेगा डायरेक्शन को। सेम जैसे ही एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी, फिर जो है वो कंडक्टर बिल्डअप होगा और फिर कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि यही होता होगा इस तरीके से कि ये जो कंडक्टर है ये जैसे ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जब बन रही है तो जब अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि ये मेरा अल्टरनेटिंग करंट है, तो जब ये पॉजिटिव में आएगा तब मैग्नेटिक की डायरेक्शन कुछ होगी, इसकी कुछ और होगी। सो जब जो कंडक्टर है वो सेल्फ में ही क्या करता है, इंड्यूस करता है ईएमएफ को, सेल्फ में ही इंड्यूस करता है ईएमएफ को, तब हम उसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। यानी सेम कॉइल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के कारण वो सेल्फ में ही ईएमएफ को इंड्यूस करता है। लेकिन अगर मैं एक ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल लूँ फ्रेंड्स, ये मेरा अगर मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ मैं लोड लगा देती हूँ, तो आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे मैंने सप्लाई दी तो जो फ्लक्स लिंक करेगा वो इन कॉइल से लिंक करेगा और यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसके कारण इस कॉइल में भी क्या होगी हमारी, इसका के कारण हमारी I1 इंड्यूस होगी, I1 के कारण हमारा फ्लक्स होगा, लिंक होगा, और फ्लक्स के कारण हमारी क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उसके कारण ये जो सेकेंड कॉइल है, ये देखिए इसको मैंने किसी उससे कनेक्ट नहीं किया सप्लाई से, बट इसके कारण इसमें भी क्या होगा, फ्लक्स लिंक करने लगेगा, जिससे कि E2 बनेगा और यहाँ पे I2 बनाएगा। यानी कि एक के कारण जब दूसरे में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होती है तब हम उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। हम क्या कहते हैं उसे, म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है मैम, तो जब जो मतलब फ्लक्स लिंकेज होता है वेबर टर्न्स पर एम्पेयर इन द कॉइल, इट इज डिफाइंड एज द फ्लक्स लिंकेज, it is defined as the flux linkage of Weber turns per ampere in the coil। ठीक है, इसका मतलब समझा दीजिए मैम। इसका मतलब है कि जब L जो है वो N फाई अपॉन I से जो है वो क्या करेगा, लिंक करेगा, उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और इसे हम हेनरी में लेते हैं फ्रेंड्स। उसे हम किस में लेते हैं, हेनरी में। अब यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को हम फाई से डिनोट करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू, सो ये फाई इज इक्वल्स टू, जब मैं यहाँ पे फाई को चेंज करूँगी, सॉरी यहाँ पे इस फाई को
मैं लिख सकती हूँ, मैंने पिछली बार भी लिखा था, हम इसे लिखते हैं n इंटू आई इंटू ए म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर अपॉन एल, ठीक है। और इसे हम कहेंगे ए जो है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मीटर स्क्वायर में। मैं अब पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं इतनी बार लिखवा चुकी हूँ कि आपको पता होगा। म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, म्यू ज़ीरो जो है वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है, और अगर ये फ्री स्पेस में है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर ये एब्सोल्यूट है तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻7 के बराबर होगी। एल जो है वो हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए एक और टॉपिक है जिसे कहते हैं एनर्जी स्टोरेज। अब क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज़ एनर्जी स्टोरेज, तो एक इंडक्टर जो है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि आरएलसी जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी को हमारा इंडक्टर यानी कि ये इसकी बात हो रही है, इंडक्टर जो है वो स्टोर करता है जब वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट। तो एनर्जी स्टोर्ड को हम जो है वो W से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जहाँ पे L जो है वो हेनरीज में होगा, I जो है वो एम्पेयर्स में होगा, W जो है वो किस में होगी, जूल्स में या वॉट सेकेंड में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ तक करवा दिया था, थोड़ा सा और वैल्यू पुट करा के बता दूँ मैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा मेरा 5/I इज़ इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 5/I इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू एन म्यू ज़ीरो, मतलब इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए अपॉन एल। सो एल की जो वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स वो हो जाएगी एल इज़ इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू एच। ये हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे h या फिर हम l ले सकते हैं। अब यहाँ पे l इज इक्वल्स टू हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ों को मैं कांस्टेंट मान लेती हूँ तो h इज़ n स्क्वायर अपॉन s इंटू एच, और यहाँ पे s जो है वो मेरा रिलक्टेंस होगा। हालांकि ये इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं थी इसलिए पहले मैंने छोड़ दिया था, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया है। बट आप ये चीज़ बस याद रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पूछेगा तो ये पूछेगा कि जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है किसके साथ, टर्न्स के साथ अप पर एम्पेयर, ये मेन फार्मूला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे लास्ट दो टॉपिक, लेंस लॉ। सबसे पहले मैं आपको लेंस लॉ बता दूं फ्रेंड्स कि लेंस लॉ क्या होता है। सो हमारा जो लेंस लॉ होता है वो कहता है कि जो करंट होता है वो बहुत ही गंदा बच्चा होता है। क्यों होता है गंदा बच्चा? करंट जो है वो बहुत ही गंदा बच्चा होता है। वो इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि वो अपने ही जिससे वो होता है उसको ही वो अपोज करता है। वो क्या करता है, जिस होने वाले मतलब जिससे वो पैदा होता है, यानी वो किससे पैदा होता है, वो हमारे फ्लक्स लिंकेज से पैदा होता है। तभी मैंने जब फॉर्मूला लिखा था तो मैंने लिखा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है
वो माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी होता है, और डी फाई अपॉन डी टी कुछ नहीं, हमारा एन आई आई होता है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा जो फ्लक्स होता है या जो हमारा करंट होता है वो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपने कॉस को ही अपोज करता है, कॉस को अपोज करता है। कौन करता है? करंट, जो इंड्यूस करंट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेंस लॉ बेसिकली ये जो माइनस लगता है वो इसी कारण लगता है। चलिए कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के आपको एग्जांपल बता दूं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप एक बार इनके सारे सर्किट्स को पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, और फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। बेल्स, बजर्स, सर्किट ब्रेकर्स, रिलेज, टेलीग्राफिक सर्किट्स, इंडस्ट्रियल यूजेस। सो आपको मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बेल का। सो हमारी इलेक्ट्रिक बेल ऐसी होती है, यानी कि जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं तो उसमें वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इसको कहाँ ले जाती? बेल के पास ले जाती। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ बेल के पास, और हमारी बेल्स जो होती हैं वो बजने लगती हैं। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होते हैं उसके कारण ईएमएफ बनता है, करंट बनता है, और ये इसे क्या करते हैं? बेल को बजाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, सब ऐसे ही काम करते हैं, सर्किट ब्रेकर्स भी, रिलेज भी। सो आप एक बार इनको पढ़ लेंगे अच्छे से। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है फ्रेंड्स वो है मेरा सीरीज एंड पैरेलल इंडक्टर, और ये भी एज इट इज़ काम करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे क्या करते थे, हमारे रेजिस्टेंस करते थे, यानी कि अगर ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो हम अगर इनका सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे, L1 L2 और L3 है, तो जो L होगा टोटल वो होगा L1 प्लस L2 प्लस L3। सिर्फ कैपेसिटर के के केस में चेंज होता है, बाकी रेजिस्टर और इंडक्टर के केस में सेम रहता है। बस इतना ध्यान रखिएगा आप। और अगर ये पैरेलल का है तो ये हो जाएगा 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को इसको जो है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल दैट इंड्यूसेस 20 वोल्ट व्हेन द करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 12 to 20 एम्पेयर इन 2 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द value of inductance of a coil that induces 20 volts when the current through the coil changes from 12 ampere to 20 ampere in 2 seconds। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन अगर हम इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि हमारा क्या होता है, VL इज इक्वल्स टू DI/dt होता है। जो वोल्टेज दिया है वो दिया है 20 वोल्ट्स, ठीक है। इंडक्टेंस का जो वोल्टेज दिया है वो दिया है 20 वोल्ट्स।
उसके बाद यहाँ पे आ जाइए तो ये हो जाएगा डी आई मतलब चेंज इन जो करंट हो रहा है, तो वो 20 माइनस 12 हो रहा है फ्रेंड्स, यानी कि ये हो जाएगा 8 एम्पियर। टी यहाँ पे दिया है डी टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स दिया है। सो हमारा फॉर्मूला होता है वी एल इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन इंडक्टर का फॉर्मूला निकालना है, L इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी आई अपॉन डी टी। एल डी आई अपॉन डी टी होता है, इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी होता है। यहाँ पे हमें एल निकालना है तो वी अपॉन डी आई, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। सो वी एल इज इक्वल्स टू 20 अपॉन, और ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 यानी कि 4। सो ये हो जाएगा हमारा 5, और इंडक्टर की वैल्यू जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हमने हमारा 5th चैप्टर जो कि मैग्नेटिज्म में था, जिसमें बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी थी जो कि आगे वाले चैप्टर्स में हमें काम आएंगे। सो हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है। कुछ चीज़ें कुछ जो है अगर आगे चल के आती रहेंगी तो मैं आपको और भी कवर कराती जाऊंगी, बट मेन अभी हमारा ये काम है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम उन्हें कवर करें सबसे पहले। एनी हाउ हम उन्हें कवर करें। सो फ्रेंड्स, आज हमारा 5th चैप्टर भी हम एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर जो है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चाणक्य बैच को अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप इंजीनियरिंग हब के ऐप में जाके चाणक्य बैच को लॉन्च कर चाणक्य बैच को, पता नहीं मैं आज क्या ही बोल रही हूँ, चाणक्य बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो मटेरियल मैं आपको दे रही हूँ, आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आपको ऐसा मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। आप नोट्स ढूंढ लीजिए गूगल में, आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। जितने भी नोट्स दिए हैं वो हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से दिए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के हिसाब से तो दिया ही नहीं है कंटेंट। सो आपको मैं एक एक चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ, बायलिंगुअल समझा रही हूँ, ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों अच्छे से सारी चीज़ों को कर सकें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो जैसे मैंने कहा कि आप कॉल कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। अभी शो नहीं हो रहा है, बट थैंक यू, हैव अ गुड डे।